छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पास देर रात एक भीषण सड़क हादसा होता है जिसमें एक मालवाहक गाड़ी एक बहुत बड़ी ट्रक से जाकर टकरा जाती है और उसमें 3 दर्जन से ज्यादा जो लोग ट्रैवल कर रहे थे ऑलमोस्ट उसमें से बहुत सारे लोग घायल हो जाते हैं और 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। ये खबर खलबली मचाती है, लेकिन उसके तुरंत बाद धमतरी से भी ऐसी एक दुखद खबर सामने आती है जिसमें फिर एक मालवाहक गाड़ी टकराती है और इनफैक्ट गाड़ी गिर जाती है और उसमें भी आधा दर्जन लोगों के घायल होने की और 2 या 3 लोगों के मौत की खबर सामने आती है। ये खबर इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है अभी क्योंकि रायपुर में या पूरे छत्तीसगढ़ में कहीं पर भी कोई भी सशक्त ट्रांसपोर्ट सिस्टम मौजूद नहीं है और इस वजह से कई सारे लोकल लोग ऐसे पिकअप वैन्स या मालवाहक गाड़ियों को प्रेफर करते हैं। लेकिन इसके पीछे का असली कारण और हम जानेंगे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट सुनील कुमार जी जुड़ रहे हैं। सर, आप बहुत ज्यादा खफा भी नजर आ रहे हैं, लेकिन खफा होने का एक और वजह यह है कि आप लगातार ऐसे आर्टिकल्स आप लिखते रहते हैं जिसमें आप सवाल उठाते रहते हैं कि किस तरह से रायपुर में ही और आसपास के इलाके, इनफैक्ट रायपुर शहर है लेकिन अर्बन जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो तो वीक है ही, रूरल में तो उम्मीद भी नहीं की जा सकती कि कोई वहां पर सिस्टम होगा या नहीं। उसके अलावा भी अगर हम बात करें अफोर्डेबिलिटी, आपको क्या लगता है क्या रीजन है ये जो मालवाहक गाड़ियां इसमें लोग ट्रैवल करते हैं, ओवरलोड होते हैं और अपनी जान को इतना जोखिम पे डालते हैं? आए दिन ऐसी खबरें आती हैं कि मालवाहक गाड़ियों से जा रहे लोग किसी न किसी बड़ी वाहक से या तो टकरा जाते हैं या तो गाड़ी ही पलट जाती है। क्या लगता है इसके पीछे का बेसिक कारण क्या है? देखिए, जोगी गवर्नमेंट जब थी छत्तीसगढ़ के शुरू के 3 साल में उन्होंने राज्य परिवहन निगम जो स्टेट रोडवेज था उसको बंद कर दिया, ये कहते हुए कि घाटे में चलता है। बंद कर दिया उन्होंने और प्राइवेट गाड़ियों को उन्होंने, प्राइवेट बसों को परमिट देना शुरू कर दिया। तो जाहिर तौर पे एक प्राइवेट कारोबारी जो है वो जो नफे के जो रूट्स हैं, जो बड़े बड़े शहरों को जोड़ने वाले हाईवे हैं, उन्हीं पे बसें चलाते थे वो, और छोटे गांवों तक गाड़ियों का जाना बंद हो गया था। बाद में भी किसी सरकार ने राज्य परिवहन निगम को शुरू नहीं किया। घाटे में चलता है ये तथ्य था, लेकिन हकीकत ये थी कि नेता और अफसर जो उसको हाँकते थे राज्य परिवहन निगम को, उनके भ्रष्टाचार की वजह से वो घाटे में गया था, अपनी वजह से घाटे में नहीं गया था। दूसरी बात यह है कि जनता को गांव-गांव तक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल कराना, ये किसी भी एक जन कल्याणकारी सरकार की बुनियादी जिम्मेदारी थी। उससे सरकारें कतराने लगी कि बसें चलाएंगे, प्राइवेट टूर, प्राइवेट ऑपरेटर को देंगे परमिट, इस तरह का काम करने लगी। नतीजा ये हुआ कि आज गांव के लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि जो गाड़ियां बोरियां लेकर चलती हैं, जो मुरम ढोती हैं, जो बकरी ढोती हैं, तेंदुपत्ता ढोती हैं, वही इंसान भी ढोती है। और कहीं कोई खुशी का मौका है, शादी है, सगाई है, पूजा है, तीरथ है, कुछ है, लोग इसी तरह जानवरों की तरह गाड़ियों में बैठकर जाते हैं। राजनीतिक दलों की जो पॉलिटिकल मीटिंग जो होती है, आम सभा, उसमें भी लोगों को ऐसे ही जानवरों की तरह ले जाया जाता है जी। तो ये राज्य में अभी बीजेपी की गवर्नमेंट आई, उसके बाद गृह मंत्री का अपना जिला, आपको याद होगा, कवर्धा में तेंदुपत्ता तोड़कर लौट रहे आदिवासियों की गाड़ी पलट गई। 18 से ज्यादा लोग उसमें मारे गए थे। 1.5 दर्जन से ज्यादा आदिवासी मजदूर एक बार में मारे गए थे जी। कायदे से तो सरकार को हिल जाना चाहिए था। कायदे से सरकार को ये करना था कि मालवाहक में इंसान को ढोना जहां दिखे तो कंडक्टर, ड्राइवर, गाड़ी मालिक सबको पकड़ लिया जाए, गाड़ी को राजसात कर लिया जाए, इनको सबको जेल भेज दिया जाए। जो कल रात की जो घटना है, इसको लेकर मैं बहुत ज्यादा तकलीफ में इसलिए हूँ, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं। सरकार तो बाद में पिक्चर में आती है, उसने कार्रवाई की कि नहीं की। ट्रक बस का मालिक जो है ये भी बाद में आता है पिक्चर में। जो माँ बाप जो छोटे छोटे बच्चों को लेके जाते हैं ऐसे समारोह में, उनकी जिंदगी खतरे में डालते हैं। आधा दर्जन शायद इसमें बच्चे हैं, 1 दर्जन लोग जो मरे हैं इसमें। इन बच्चों की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? पहली जिम्मेदारी उनके माँ बाप के ऊपर है। बस नहीं है तो क्या कानून तोड़ के मालवाहक में ले जाओगे अपने बच्चों को? उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिनके बच्चे मरे हैं, जो माँ बाप लेके गए थे। ये बात कड़वी लग सकती है कि मैं लाशों के बीच कार्रवाई की बात कर रहा हूँ, लेकिन जागरूकता आएगी कैसे? लोग जिम्मेदारी समझेंगे कैसे? वो बदहाली हो गई है ट्रांसपोर्ट की इस स्टेट में।
ऐसी अराजकता चल रही है शहरों के बीच, जो रईस लोग गाड़ियों से, महंगी गाड़ियों से कानून तोड़ते हैं, ठीक वैसा ही कानून गांवों में, नदियों में आप देखिए बड़े बड़े हाईवा रेत की अवैध खुदाई कर रहे हैं। एक पुलिस वाले को मार डाला कुचल के छत्तीसगढ़ में कल सूरजपुर में। तो बड़ी बड़ी गाड़ियां, 50 लाख की गाड़ी से रेत की अवैध खुदाई हो रही है। एक अराजकता छाई हुई है। मैं हैरान हूं इसको लेकर, क्योंकि ट्रांसपोर्ट की अराजकता बड़ी संगठित अराजकता होती है। इसके ऊपर कार्रवाई पहले दिन से होनी चाहिए थी। जो पहला हादसा कवर्धा के पास हुआ था, 18 लोग मारे गए थे। हर महीने मारे जा रहे हैं ऐसे लोग, हर महीने लाशें पड़े रहती है सड़कों के ऊपर। उनको फिर दूसरे मालवाहक में डाल के ले जाते हैं, क्योंकि उतनी तो एम्बुलेंस की भी कैपेसिटी नहीं है इस स्टेट में। सर, आपने एम्बुलेंस की बात कही। हमने एक स्टोरी की थी जिसमें बुलेरो, 400 बुलेरो यहीं रायपुर में पड़ी हुई हैं और जगह जगह प्रेग्नेंट महिलाओं को बिल्कुल एक टेम्पररी अरेंजमेंट करके उनको ढोके कंधों पर ले जाया जाता है। वो 400 जो बुलेरो पड़ी हुई हैं वो खराब हो चुकी हैं। करोड़ों के बुलेरो वहां पर उनको चूहे कुतर रहे हैं, उनके वायर्स अब वो बिल्कुल कबाड़ हो चुकी हैं, कोई फायदा नहीं है उनका। उस पर भी हमने स्टोरी की। इंक्वायरी बिल्कुल तत्काल बिठा दी गई थी विजय शर्मा द्वारा। लेकिन उसके बावजूद अभी तक उस स्टोरी को हमें किए हुए भी अब 6 महीने का वक्त गुजर चुका है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक ना इंक्वायरी का कोई रिजल्ट आया है, ना वो 400 बुलेरो पर कोई डिसीजन लिया गया है। तो ट्रांसपोर्ट की एक वो भी बदहाली नजर आती है कि किस तरह से इमरजेंसी के लिए यहाँ पर ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, एम्बुलेंसेज नहीं है, तो लोगों को ढो के जाने के लिए तो हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत बड़ी बात कर रहे हैं शायद स्टेट के लिए, और रायपुर कैपिटल में नहीं है तो फिर बस्तर या ऊपर नॉर्थ में वो सारी जगहों पे तो रहना बहुत बड़ी बात नहीं लगती मुझे, नहीं रही तो। देखिए, अभी 2 हफ्ते पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, जो कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी हैं, हाँ। उनके कैबिनेट ने ये तय किया था हम गांव-गांव तक छोटी बसें, मिनी बसें चलाने के लिए परमिट देंगे। हाँ। और लोग बसें चलाएंगे, उससे गांव के लोगों को एक सहूलियत होगी और गांव के लोगों को ही रोजगार मिलेगा, वहीं के लोगों को परमिट देंगे। मैं ये परमिट वहीं के लोगों को मिलेगा इसके ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं करता, क्योंकि सैकड़ों दलित आदिवासियों के नाम पे ऊंची जातियों के लोग पेट्रोल पंप यहाँ पे चला रहे हैं, तो परमिट किसी के नाम पे मिलेगा, चलाएंगे कोई और। लेकिन मैं दूसरी बात पे आ रहा हूँ। 2 हफ्ता हो गया है इसको, हर दिन लोग सड़कों पे मर रहे हैं। लोगों के पास ट्रांसपोर्ट की सहूलियत नहीं है। सरकार को रात दिन जाग कर इस काम को करना चाहिए। ये गांवों में जो बसें, मिनी बसें चलानी है, इसके परमिट जल्दी से जल्दी देने चाहिए। सरकार ने योजना बनाई है, जमीन पे नहीं आई है वो, इसमें लगेंगे महीनों इनको। उसके बाद बसें फाइनेंस होगी, बसें आएंगी, कई चीजें होंगी। सर, यहाँ पर यूजुअली देखा गया है कि रायपुर में भी ऐसे जो फ्लीटिंग जो बसेस होती हैं उनको भी किसी प्राइवेट वेंडर को दे दिया जाता है। वो प्राइवेट वेंडर फिर अपने हिसाब से चीजों को चलाते हैं, बंद करते हैं, कोई मॉनिटरिंग सिस्टम भी नहीं है। तो क्या आपको लगता है क्या रिफॉर्म्स लगेंगे? क्योंकि दूसरे स्टेट्स में, दिल्ली जैसे कैपिटल में, वहां पर महिलाओं के लिए एटलीस्ट बसेस फ्री हैं, तो उस वजह से महिलाएं बसेस में ट्रैवल करती हैं। कर्नाटका में भी यही केस है। आपको लगता है यहाँ पे ये करना बड़ी बात, बहुत ज्यादा बड़ी बात हो जाती है? मैं फ्रीबीज की एक सीमा में यकीन रखता हूँ, एक सीमा से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो महिला अफोर्ड कर सकती है टिकट खरीदना, आप मेरे ऑफिस आने के लिए फ्री की बस में आए ऐसा जरूरी नहीं, आपकी कंपनी आपको काफी पैसा देती है। तो दिल्ली में जो हुआ, लोगों का कहना है कि वो सरकार को दिवालिया बनाने का एक सिलसिला है। तो मैं इतना ज्यादा फ्री देने में यकीन नहीं रखता। अगर मुफ्त में कुछ देना है बिना पैसे के, तो गरीब को दो। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनको मुफ्त में देने में मैं भरोसा नहीं करता। मेरे घर पे अगर 200 यूनिट बिजली मुझको हर महीने मुफ्त मिल रही है तो वो नहीं मिलना चाहिए, मैं उसका हकदार नहीं हूँ। जैसा गैस की सब्सिडी हमने सरेंडर कर दी, ऐसा बिजली की भी सरेंडर करने की एक स्कीम आनी चाहिए। ठीक है। लेकिन जो आपने कहा है एम्बुलेंस का, जो आपने कहा, वो हेल्थ डिपार्टमेंट का प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम नहीं है। वो एम्बुलेंस जरूर है, चक्कों पे चलती है, बट दैट इज नॉट अ ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम। हेल्थ डिपार्टमेंट की जो बदहाली है और जो भ्रष्टाचार है, मैं नहीं समझता कि दुनिया में किसी भी एक प्रदेश में कोई एक विभाग उतना भ्रष्ट होगा जितना छत्तीसगढ़ में हेल्थ डिपार्टमेंट भ्रष्ट है। मेरा कोई झगड़ा नहीं है उनके लोगों से, लेकिन मैं आपको बतला रहा हूँ मरीजों की बदहाली, नकली दवाई, नकली मशीन। जो एम्बुलेंस आप बता रही हैं, मुझको याद है आप दिन भर खड़ी थी बटालियन कैंपस के बाहर उसकी रिपोर्टिंग करने के लिए। आपकी एम्बुलेंस खाली 400 खड़ी हुई है, कोई यूज नहीं हो रहा है उसका। इतना भयानक हाल है।
और मैं ज्यादा फिक्रमंद इसलिए रहता हूं कि गरीब जनता जो है वो सरकारी इंतजाम से परे नहीं जा पाती है कहीं। तो छत्तीसगढ़ में गरीब जनता को न बस मिल पा रही है, न मिनी बस मिल पा रही है, न एम्बुलेंस मिल पा रही है, न शव वाहन मिल पा रहा है, उसको बहुत कम चीजें मिल पा रही है। ढेर सारी महिलाएं तो पुलिस का जो 112 गाड़ी है उसमें बच्चों को जन्म दे रही है, क्योंकि 112 देखती है जब एम्बुलेंस नहीं है तो 112 में बैठा के ले जाती है। अब सारे पुरुष पुलिसकर्मी जिस गाड़ी में रहते हैं उसमें महिला की डिलीवरी हो रही है। अच्छा कर रही है पुलिस, अगर कुछ नहीं भी है तो पुरुष पुलिसकर्मी ही ले जाए महिला को अस्पताल। लेकिन ये क्या हालत है ये? तो ये ट्रांसपोर्ट से आप हेल्थ पे आ गई हैं। लेकिन कुल मिला के एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की बात है कि जिनको गांव से शहर आने के लिए मिनी बस सरकार की घोषणा के बाद अभी मीलों दूर है, महीनों दूर है। तो ये खराब नौबत है। दूसरी बात, प्रदेश में जितने बड़े पैमाने पर ट्रैफिक और रोड सेफ्टी रूल्स का वायलेशन हो रहा है, सरकार उसमें कुछ भी नहीं कर रही है। सरकार शहरों में रईस लोगों की गाड़ी, जो 5 लाख की मोटरसाइकिल चला रहे हैं, उनके सिर पे हेलमेट, कोई नियम लागू नहीं कर रही है। मुझको लगता है सरकार इस कदर डरी हुई है कि आम जनता अगर नाराज हो जाएगी तो क्या होगा। अरे अभी तो चुनाव 4 साल दूर है अगला, इतना क्यों डरना? लोगों को अगर खुद समझ में नहीं आ रहा है रोड सेफ्टी का, तो आप जुर्माना लगाकर, आप उनका लाइसेंस कैंसिल करके, उनकी गाड़ी जब्त करके, उनको जेल भेजकर आप इसको लागू करो। मुझको नहीं लगता कि देश में और दुनिया में किसी भी सरकार के पास ये चॉइस रहती है कि वो रोड सेफ्टी के नियमों को लागू न करे। सर फिर भी इतनी विफलता क्यों? आपने जैसा कि सही कहा, इतना ज्यादा लोगों से ही डर कि आप उन्हीं को ही सेफ रखने में उन्हीं से ही डर रहे हैं। हाँ, ये डर इसलिए है, मुझको लगता है सरकार में एक राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। वो इस नियम को लागू करना नहीं चाहती रोड सेफ्टी का। मेरे जैसा व्यक्ति जो हर 15 दिन में एक बार एडिटोरियल लिखता है इसके ऊपर, हर बड़ी घटना पे लिखता है, और मैं बताऊं आपको आज मेरे पास लिखने को नया कुछ भी नहीं है। ऐसी पिछली 12 घटनाओं में पिछले 14 महीने में जो मैंने लिखा है, मैं उसी को डाल के चैट जीपीटी से रीराइट करके छाप सकता हूं। मेरे पास कुछ नहीं बचा है इस मुद्दे पे लिखने के लिए और आपके सामने नया बोलने के लिए। इतनी खराब हालत सरकार ने प्रदेश में रोड सेफ्टी की करके रखी है। शहरों में खराब, गांव में खराब, हाईवे पे खराब, देहात में खराब, सब जगह खराब। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि सरकार जो बुनियादी रोड सेफ्टी के जो नियम हैं, इनको लागू करने में इतना डर क्यों रही है, जिसकी वजह से मेरे जैसे व्यक्ति जो रोड सेफ्टी के नियम मानना चाहते हैं वो भी खतरे में है। बिल्कुल। मैं हिफाजत से नहीं चल सकता सड़क पे, क्योंकि दूसरे लोग जो हैं वो दारू पी के चल रहे हैं, मनमानी रफ्तार से चल रहे हैं, बिना हेडलाइट के चल रहे हैं, बिना लाइसेंस के लोग चला रहे हैं, अंधाधुंधी स्पीड से चला रहे हैं। एक कोई ट्रैफिक वायलेशन ऐसा हो जो न हो रहा हो, तो मैं बहुत ही निराश हूं। मुझको लगता है कि इस प्रदेश की सरकार को एक पॉलिटिकल विल दिखानी चाहिए। और मैं जनता को गोली मारने की पॉलिटिकल विल की बात नहीं कर रहा हूं कि जनता सड़कों पे प्रदर्शन कर रही है आप गोली चलाओ। रोड पर चालान करना ये तो आपकी बुनियादी जिम्मेदारी है। इट इज नॉट अ चॉइस गिवन टू यू। अमिताभ बच्चन के कौन बनेगा करोड़पति में 4 ऑप्शन जो आते हैं, उसमें सरकार के पास रोड सेफ्टी के नियम को लागू न करने का ऑप्शन अमिताभ बच्चन ने नहीं दिया है। सर आपको लगता है ये पिकअप वैन जो मालवाहक है, इसको मालवाहक फॉर अ रीजन कहा जाता है, मालवाहक क्योंकि ये सिर्फ गुड्स कैरी करते हैं, लेकिन इस पे ओवरलोडिंग होती है, इसकी अफोर्डेबिलिटी भी होती है, तो लोग इसको लोकल्स जो हैं जगह जगह इसको ऑप्शन में एक रखते हैं कि भाई हमारे पास है नहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो यही सही सब एक साथ पारिवारिक किसी में जा रहे हैं तो सब एक साथ ढोके चलते हैं, अफोर्डेबल भी रहेगी, ओवरलोडिंग भी इसमें अलाउड होगी और कोई मॉनिटर करने के लिए है नहीं। और प्लस इसके जो ड्राइवर्स होते हैं वो भी गारंटी के साथ नहीं होते हैं, लाइसेंस नहीं होता उनके पास, उनकी बुरी ड्राइविंग होती है, कई बार रोड्स की व्यवस्था, रोड इतने खराब होते हैं कि पलटना बहुत नेचुरल हो जाता है। ड्राइवर पिए हुए रहते हैं, ड्राइवर ओवर टाइम करते रहते हैं, 2-2 दिन से सोए हुए नहीं रहते हैं, रात दिन काम करते हैं।
तो सर फिर ये जो चालान हो रहे हैं रायपुर में इतने ज्यादा, जो लोगों को यहाँ पर मैंने देखा है कि ट्रैफिक पुलिस रोक रोक कर इतना चालान कर रही होती है, वो किस चीज के लिए कर रही होती है? हेलमेट तो अभी नहीं पहने जा रहे, बेल्ट अभी नहीं लगाए जा रहे, कारों में बैठ के पिलियन राइडर भी हेलमेट नहीं पहनते, तो ये चालान जो इतना वसूला जा रहा है किस चीज पे वसूला जा रहा है? मैंने पुलिस को सजेस्ट किया है कि चालान इससे 100 गुना बढ़ाओ। बिल्कुल। हर किसी के पास एक एक बार जुर्माने का चालान पहुंच जाए तो थोड़ा संभल के चलेंगे। ये कोई ज्यादा नहीं है, ये समझ लीजिए एक धान का भंडार है, उसमें से एक दाने जितना चालान हो रहा है। बहुत खराब हालत है प्रदेश में, ट्रैफिक लॉ इन्फोर्समेंट की हालत भयंकर खराब है। तो सर पिकअप वैन में लोगों को जाने से रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक रिफॉर्म तो लाना ही होगा, लेकिन एमवी एक्ट के तहत बैन भी कर देना चाहिए और मॉनिटरिंग होनी चाहिए। मुझको लगता है मालिक की गिरफ्तारी होनी चाहिए, ड्राइवर और कंडक्टर की गिरफ्तारी होनी चाहिए, गाड़ी को राजसात करना चाहिए, और जो पेरेंट्स छोटे बच्चों को लेके जाते हैं, ऐसा अभी तो सरकार ने, मुख्यमंत्री ने 5-5 लाख रुपए मरने वालों के लिए दिया है। लेकिन मेरा मानना है आप उनको जो मुआवजा देना है दो। छोटे बच्चों के पास तो ये चॉइस नहीं रहती कि माँ बाप उस गाड़ी में चढ़ने बोल रहे हैं तो वो मना कर दें। मुझको लगता है माँ बाप के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो बच्चों को लेके ऐसे गाड़ियों में जाते हैं। आप खुद तो खुदकुशी कर लो, क्योंकि अब हिंदुस्तान के कानून में खुदकुशी जुर्म नहीं है, लेकिन छोटे बच्चों को आप खतरे में जो डाल रहे हो, ऐसे माँ बाप पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं थोड़ा ज्यादा हार्श आपको लग सकता हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊं, आज से 40-45 साल पहले जब मैं रिपोर्टिंग शुरू कर रहा था और ट्रैफिक के ऊपर लगातार लिखता था, उस दिन यहाँ का ट्रैफिक भी अच्छा था, ट्रांसपोर्ट भी अच्छा था। आधी सदी करीब करीब गुजरने को है। इस आधी सदी में वी हैव गॉन फ्रॉम बैड टू वर्स। हम बुरे से बदतर होते चले गए हैं। सड़कें हमारी और ज्यादा खतरनाक हो गई हैं। गांव-गांव तक ट्रैफिक की अवेलेबिलिटी, गाड़ी की अवेलेबिलिटी कम हो गई है। लोगों में ट्रैफिक के लिए रिस्पेक्ट, मैं अपने कॉलेज के दिन बताता हूं, हम चौराहे पे अगर 3 लोग पहुंचते थे एक 2 व्हीलर पे, तो 300 मीटर पहले तीसरा उतर जाता था और पार होने के बाद 300 मीटर बाद बैठता था कि पुलिस देख न ले। आज अगर सबसे ज्यादा हिकारत और अनदेखी किसी की है यहाँ पे, तो वो पुलिस की है। ट्रैफिक पुलिस की ढेला इज्जत नहीं है यहाँ पे। ये राज्य सरकार अकेली जिम्मेदार है इसके लिए, जो कि कड़ाई से नियमों को लागू नहीं कर रही है। और जो लोग ऐसे मर रहे हैं, टुकड़े टुकड़े होके पहुंच रहे हैं ये मार्चरी में, टुकड़े टुकड़े, आपको टुकड़े मिलाना पड़ रहा है, कौन सा टुकड़ा किस लाश का है आप देख नहीं सकती, आप गई नहीं होंगी वहां पे, नहीं तो ऐसे आप खड़े होके बात भी नहीं कर सकती। मैंने देखी है ऐसी बहुत सी लाशें। राज्य सरकार अगर कड़ाई से काम नहीं करेगी तो मैं ये कह सकता हूं आपसे, कड़ी बात है, राज्य सरकार इस जुर्म में भागीदार रहेगी। एब्सोल्युटली। ये क्लोजिंग रिमार्क के लिए आई थिंक एक बहुत ही स्टर्न क्लोजिंग रिमार्क है कि अगर लोग ऐसे मर रहे हैं तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार ही रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि छत्तीसगढ़ को बने 25 साल हो गए हैं। हम बहुत सारे कैंपेन्स चला रहे हैं कि गवर्नेंस कितनी अच्छे से चल रही है, लेकिन मूलभूत सुविधाएं देने में इतना पीछे कैसे कोई स्टेट रह सकता है, ये बहुत बड़ा अपने आप में एक सवाल है, जिसके साथ आज हम आपको छोड़ रहे हैं। मैं सुमी केवल पटेल, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ, छत्तीसगढ़ से आज तक।